हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग चैप्टर 16, 17 और 19 कवर करने की कोशिश करेंगे। कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट कैसी होगी, और फिर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, और फिर फॉर्म ऑफ चार्ज पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, बेल आइकन बजाएं, और मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक मुसलसल मिलती रहे। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलेगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 200 पे, यानी कि जब हम मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेन करते हैं, ठीक है, कंप्लेन करते हैं तो वो किसके अंदर करेंगे, 200 के अंदर करेंगे। और कंप्लेन क्या होती है कि एक एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट, जो कि हम लोग ने पीछे एक पढ़ा था सेक्शन 4 की डेफिनेशन में, एच में। ठीक है, एलिगेशन, हम लोग कंप्लेन करते हैं एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। हम मजिस्ट्रेट को कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि कोई अपना एक्शन लो, कोई भी पर्सन वो अपना एलिगेशन कर सकता है मजिस्ट्रेट को, इन राइटिंग भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकता है कि यहाँ पर एक ऑफेंस हुआ है, और वो पर्सन या अननोन हो सकता है या स्ट्रेंजर भी हो सकता है। ठीक है, अननोन या नॉन भी हो सकता है, और लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी। ये क्या है, ये कंप्लेंट है। 4H के अंदर ये है। फिर अभी हम लोग देख लेते हैं 200 सेक्शन क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ऑफ किसी भी केस का, जब उसको कोई कंप्लेन आती है, वो किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब लेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा कंप्लेंट को अपॉन ऑथ, एक हल्फ उठा के, ठीक है, अपॉन ऑथ उसको एग्जामिन करेगा। और द सबस्टांसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, जो भी चीज़ें वो एग्जामिन करेगा उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग, एकदम लिख लेगा। ठीक है, और फिर उस पर क्या करेगा, वो कंप्लेन के ऊपर वो मजिस्ट्रेट भी साइन कर लेगा, साथ में वो जो कंप्लेनेंट है वो भी साइन कर लेगा। लेकिन फिर इसकी प्रोविजंस, कुछ एक्सेप्शंस आगे बताए हुए हैं कि कौन सी चीज़ें कंप्लेन के अंदर उन कंप्लेन को आप एग्जामिन नहीं करोगे। ठीक है, वो क्या है कि कोई कंप्लेन करे, पब्लिक सर्वे ने अगर कोई कंप्लेन करे, ठीक है, तो वो रिड्यूस, पब्लिक सर्वे ने कंप्लेन करे वो रिड्यूस इन राइटिंग तो कर लेगा, लेकिन उसको एग्जामिन नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या है कि कोई अगर कंप्लेन बाय कोर्ट, अगर कोई कंप्लेन कर दी जाए किसी कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तब वो भी जो है रिड्यूस इनटू राइटिंग तो कर लेगा, लेकिन उसको एग्जामिन अपॉन ऑथ नहीं करेगा। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट कहता है कि कोई भी केस ट्रांसफ़र हो गया है वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, ठीक है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट कोई केस ट्रांसफ़र हो गया है जिसको उस मजिस्ट्रेट ने एग्जामिन कर लिया था, तो यहाँ पर वो दोबारा उसको री एग्जामिन नहीं करेगा। फिर सेक्शन 201 कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नोट कम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, यानी कि क्या कहता है कि कोई ऐसे कंप्लेन की जाए, इफ़ द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड विद मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कम्पिटेंट, जो मजिस्ट्रेट है वो कम्पिटेंट नहीं है, यानी कि उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसको उसके देखने के, उस केस को देखने के लिए। फिर क्या करेगा, वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, एक प्रॉपर कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर देगा, और उसमें क्या करेगा, इफ़ कंप्लेंट इज़ नॉट इन राइटिंग एंड मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर ऑफिस के पास, यानी कि उसको ट्रांसफ़र करेगा, और उसको इन राइटिंग नहीं करेगा, उस कंप्लेन को लिखेगा ही नहीं। ठीक है, उसको सबसे पहले ही ट्रांसफ़र कर देगा कि तुम उस कोर्ट के पास जाओ, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तुम्हारा केस देखने के लिए। फिर सेक्शन 202 क्या कहता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू, कौन से रीजंस में, यानी कि वो पोस्टपोन कर सकता है। तो कोर्ट का अगर जहाँ पे कोई डाउट हो तो वो इश्यूज पोस्टपोन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग द ट्रूथ और फॉलनेस ऑफ के फाइल कंप्लेन, यानी कि सच्चाई मालूम करने के लिए कि आया जो कंप्लेन फाइल कर रहा है ये बंदा, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जहाँ पर उसको कोई डाउट आ जाए तो वो जो इशू ऑफ प्रोसेस है, यानी सामान और वारंट बेचने का जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर लेगा। सबसे पहले वो खुद इंक्वायरी करेगा, मजिस्ट्रेट खुद करेगा या अपने ही बिहाफ पे किसी को इंक्वायरी का बोलेगा, या इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को बोलेगा। ठीक है, फिर इसका जो 4th पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि एनी
कोर्ट इंक्वायरिंग इनटू केस अंडर दिस सेक्शन में इफ़ इट थिंक फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन, और यानी कि यहाँ पर वो क्या कर सकता है कि अगर इंक्वायरी कर रहा है, कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है, तो वो एविडेंस भी ले सकता है विटनेसेस से और ऑन ओथ लेगा, ठीक है, जो भी एविडेंस वगैरह लेगा वो ऑन ओथ लेगा। फिर सेक्शन 203 के तहत डिसमाइजल ऑफ कंप्लेंट, जहाँ पर कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो वो जो है क्या करेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑन ओथ ऑफ कंप्लेंट उसने लिख लिया, इंक्वायरी वगैरह कर ली है और फिर उसको लगे कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है प्रोसीडिंग के लिए, तो वो रीज़न रिकॉर्ड्स कर लेगा और उस कंप्लेंट को डिसमिस कर लेगा। फिर सेक्शन 203A और 203B और सी, यानी कि कंप्लेन ऑफ जिना, कज़फ और फॉर्निकेशन, ठीक है, यानी कि जिना यानी कि और कज़फ या फॉर्निकेशन का अगर कोई कंप्लेन करता है तो वो उसको हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर ही उसको कंप्लेन लिखने से पहले उसको एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को ओथ पर, और फिर विटनेसेस जो होंगे उनके लिए जो विटनेसेस मुंतखब किए गए हैं हदूद लॉ के अंदर, जैसे जना के लिए 4 मेल विटनेसेस का कहा हुआ है कि अगर आप उसको देखो खुद अपनी आंखों से देखते हुए तब आप आके कंप्लेन करोगे मजिस्ट्रेट को, फिर क्या करेगा मजिस्ट्रेट उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लेगा और मजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ ये मतलब कि इन्होंने जो कंप्लेन की है ये ठीक कंप्लेन की है जना कज़फ और फॉर्निकेशन के लिए, तो फिर वो क्या करेगा समन तब इशू करेगा उन पर्सन को, वो जो जिसने एक्यूज्ड है उसको समन भेजेगा कि उसके पर्सनल अटेंडेंस के लिए कि तुम लोग कोर्ट में आओ कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन हुई है। फिर सेक्शन 204 चैप्टर 17 स्टार्ट हो जाता है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, जिसमें सेक्शन 204 है इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कि इशू ऑफ प्रोसेस कब होगा, समन और वारंट पे भेजा जाएगा एक्यूज को बुलाने के लिए। और इसके सेकंड पार्ट पे क्या कहता है कि कोई फ़ी क्या कहता है कि फ़ी है, ठीक है, वो फ़ी आपने डिपॉजिट करनी है, अगर फ़ी डिपॉजिट नहीं की, ठीक है, जो समन और वारंट के लिए समन तो क्या होगा, वो कंप्लेन आपकी डिसमिस हो जाएगी किसके अंदर, 204 के अंदर। फिर 205 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज, यहाँ पर मजिस्ट्रेट यानी कि एक्यूज को ये भी कह सकता है कि तुम बेशक पर्सनली ना हो, तुम अपने प्लीडर के ज़रिए कोर्ट में हाजिर हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स होंगी जहाँ पे उसकी पर्सनल अटेंडेंस की ज़रूरत होगी तो कोर्ट क्या करेगा, उसको बोलेगा कि तुम खुद आके कोर्ट में हाजिर हो, ठीक है, यानी कि उसको किसी भी स्टेज पे बुला सकता है। फिर चैप्टर 19 पे आ जाते हैं चार्ज, फॉर्म ऑफ, इसमें क्या है, फॉर्म ऑफ चार्ज है, सेक्शन 221 और 232 तक फॉर्म ऑफ चार्ज है, और फिर जॉइंडर ऑफ चार्ज 233 टू 240 हम आज फॉर्म ऑफ चार्ज तक ही पढ़ेंगे, कि जिसमें सेक्शन 221 में कहता है चार्ज टू स्टेट ऑफेंस, यानी कि स्टेट जो भी चार्ज होगा उसमें यानी कि ऑफेंस के बारे में लिखा जाएगा, जो जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस के बारे में लिखा जाए, अगर ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम है जैसे थेफ्ट है, ठीक है, चोरी है, तो उसका नाम लिखना चाहिए, अगर किसी ऑफेंस का नाम स्पेसिफिक नाम ही नहीं है तो फिर उस ऑफेंस के बारे में सादा अल्फाज में लिख दिया जाए कि ये ऑफेंस किया था, और अगर कोई डेफिनेट सेक्शन है डेफिनेशन है तो वो डेफिनेट लिख दिए जाए, कोई रेलिवेंट लॉ है यानी कि उससे रिलेटेड तो वो लिख लिया जाए कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है। फिर लैंग्वेज जो कहता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए वो लीगल रिक्वायरमेंट में ही उस चार्ज में लिख दी जाए उस ऑफेंस के बारे में। फिर कहता है कि चार्ज की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर बात आ जाती है कि इंग्लिश में होगा, राइटिंग इनटू इंग्लिश, या कोर्ट की जो लैंग्वेज हो उसमें लिख दिया जाए चार्ज, ठीक है, यानी कि जहाँ यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में उर्दू, ठीक है, तो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान तो उर्दू लिखती में, तो वैसे तो इंग्लिश में ही चार्ज लिखा जाता है। फिर इसमें ये भी है कि सेक्शन 222 में पार्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस एंड सेक्शन, यानी कि TPP यानी कि टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में चार्ज में लिखा जाए, ठीक है, कि किस टाइम पे कहाँ पे और किस जगह पे ऑफेंस किया गया था, ये चीज़ें उसमें लिखनी है। इसका जो 2 पार्ट है यानी सेक्शन 222 का, इसमें कहते हैं अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो तो वो ग्रॉस सम जो कि मतलब जो जितने पैसे हो
उसके यानी कि पैसों की हेरा फेरी वगैरह हुई हो, ऐसे मुजरिमाना कोई ऐसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई ऐसा जुर्म हुआ हो, तो उसमें आपने ग्रॉस सम ऑफ मनी लिखना है, ठीक है। जो ऑफेंस यानी कितने पैसे उसने चोरी किए हैं, जो भी है वो सारा आपने लिखना है। और डेट यहाँ पे एक ये चीज़ है, अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ याद नहीं हो तो उसमें यानी कि या डेट याद नहीं हो कि किस डेट को ऑफेंस हुआ था, यानी कि 12/14 का हुआ था, तो आप 12/14 दो डेट्स भी उसमें लिख सकते हो। इसमें ये बात ये चीज़ की हुई है। यानी कि इसमें प्रोविजन में कहा हुआ है, अगर कोई टाइम या लास्ट डेट जो है तो उसमें एक 1 ईयर का फासला नहीं होना चाहिए। फिर 223 में कहता है कि वंस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, यानी कि मोड ऑफ मैनर ऑफ कमिटिंग, यानी कि जैसे ऑफेंस, यानी कि अगर जो चार्ज में आप अगर 221 के अंदर 222 के अंदर आप वो पार्टिकुलर्स लिख नहीं सकते, तो फिर क्या है कि जिस तरह अगर उसने कोई ऑफेंस किया है उसी तरह ही उस ऑफेंस को लिख दिया जाए कि उसने ये ऑफेंस किया है और इस तरह किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 224 पे। 224 कहता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, यानी कि वर्ड्स जो होने चाहिए वो लॉ के सेंस में होने चाहिए, ठीक है, जिनके तहत जो है उसको सज़ा मिले, ठीक है। यानी कि लॉ के अंडर जो है वो जो भी वर्ड्स आप इस लॉ में चार्ज में इस्तेमाल कर रहे हो वो लॉ के अंदर होनी चाहिए। और फिर क्या है कि जो कि पनिशेबल हो। फिर सेक्शन 225 कहता है इफेक्ट ऑफ एरर, यानी कि जहाँ पर कोई एरर हो गया है ऑफेंस, यानी चार्ज लिखते वक्त किसी ऑफेंस के बारे में आप लिख रहे हो, कुछ ओमिट हो गया है, अगर वो जो है वो एरर इतना छोटा सा है कि वो चार्ज को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा या ट्रायल को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको आप छोड़ दोगे। लेकिन इसमें आगे अनलेस द एक्यूज्ड वाज, या यहाँ पे आगे कहता है कि जहाँ पर ये लगे कि एक्यूज मिसलेड हो रहा है या उस एरर या ओमिशन की वजह से और वहाँ से फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है, तो फिर क्या होगा, वो जो एरर होगा वो आगे नेक्स्ट 227 सेक्शन में आप अल्टर कर सकते हो, उसको अमेंड कर सकते हो उस चार्ज को। यानी कि अगर इतना छोटा सा एरर हो जिसमें जस्टिस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा, तो वो एरर कोई भी मायने नहीं रखेगा और इसी तरह ही ट्रायल आगे चलता जाएगा। फिर सेक्शन 227 पे कहता है कि कोर्ट में अल्टर चार्ज, यानी कि कोर्ट कब अल्टर करेगी, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले जो है कोर्ट चार्ज को चेंज कर सकती है, ठीक है, उसमें उसको अमेंड कर सकती है। और जैसी अमेंडमेंट की जाए किसी चार्ज में तो उसको उस अक्यूज के सामने रीड किया जाएगा। फिर सेक्शन 228 कहता है व्हेन ट्रायल में प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन, चार्ज अल्टर हो गया, ठीक है, और कोर्ट को लगे कि अल्टर जो हुआ है, जो कि एक्यूज्ड के लिए कोई अपने आप को डिफेंड करने में मसला नहीं है, प्रोसिक्यूटर जो है वो केस को कंडक्ट करने में उसके लिए कोई मसला नहीं आ रहा, तो उसको उसी ओरिजिनल चार्ज की तरह ही देखा जाएगा और उसी तरह ही ट्रायल में वो चार्ज चलता जाएगा 228 के अंदर। लेकिन 229 के अंदर कहते हैं वन न्यू ट्रायल में बी डायरेक्टेड और ट्रायल सस्पेंडेड, ठीक है। कहते हैं अगर क्यों न्यू ट्रायल डायरेक्ट तब किया जाएगा जहाँ पर चार्ज में कुछ ऐसी बहुत ही अहम चीज़ है अल्टर की गई है, जिससे कोर्ट को भी लगे कि ये चीज़ जो है ये बहुत अहम है, तो न्यू ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। और तब जो है न्यू ट्रायल और वो जो पिछला जो ट्रायल था उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो एक्यूज है वो अपने आप को डिफेंड कर सके और प्रोसिक्यूटर अपने केस को कंडक्ट कर सके आगे। फिर 230 में कहता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, stay of proceeding is if prosecution of offense in altered charge required previous sections,
अच्छा, अगर बदले हुए जो चार्ज को चेंज कर दिया गया था, उससे जो उनके मुकदमे में कुछ पाबंदियाँ प्रीवियस सैंक्शन देखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो कार्रवाई को तब तक रोक सकता है, ठीक है? यानी कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकेगा। अगर प्रोसिक्यूशन जो चार्ज अल्टर हो गया है, उसमें प्रीवियस सेक्शंस को देखने के लिए वो क्या करेगा कि उसको रोक सकता है, जो प्रोसीडिंग थी पिछली, ठीक है? फिर 231 के अंदर कहता है रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन विच चार्ज अल्टर, यानी कि जो चार्ज अल्टर हो गया, चेंज हो गया, न्यू ट्रायल स्टार्ट हो गया है, तो क्या होगा कि उन विटनेसेस को दोबारा रिकॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, रीसमन किया जाएगा कि तुम लोग कोर्ट में आओ, और उनको दोबारा री एग्जामिन किया जाएगा। And also to call any further witnesses whom the court may think to be material, या और इसके अलावा भी और कोई witnesses अगर कोर्ट को लगे कि कोर्ट में आने चाहिए, उनको देखना चाहिए, तो उनको भी बुलाया जाएगा। फिर 232 के अंदर कहता है इफेक्ट ऑफ मटीरियल एरर, if any appellate court or the high court in the exercise of its power revision or of its powers under chapter 27, कहता है कि appellate court है या high court है जो कि अपनी power of revision को देख रहा है, ठीक है? और या power जो उसको मिली हुई है सेक्शन चैप्टर 27 के अंदर, और इज ऑफ द ओपिनियन दैट, और कोर्ट को ओपिनियन है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस वाज मिसलेड इन हिज डिफेंस बाय एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज और ऑफ एरर इन द चार्ज, कोर्ट को लगे कि वो एक्यूज मिसलेड हो रहा है अपना डिफेंस करने के लिए, जो कि चार्ज में कुछ चीज़ एब्सेंट है या चार्ज में कुछ चीज़ ऐसी है जो कि एब्सेंट है, तो फिर कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि चार्ज को दोबारा फ्रेम किया जाए। और या कोर्ट को अगर लगे कि अगर ये जो चार्ज में कोई वैलिड, ये जो फैक्ट्स बता रहा है ये कोई वैलिड है ही नहीं, ठीक है, चार्ज में होने ही नहीं चाहिए, तो फिर उसको हटा भी सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।